जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। यदि आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, नेवी आदि अन्य किसी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तीसरा पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। शॉर्ट ट्रिक की मदद से हर क्वेश्चन का बेहतर सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विशाल ने रवि से एक्स धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 रुपए का ब्याज का भुगतान करता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स यहाँ पर मूलधन है और उसके बाद में दर क्वेश्चन में बताई है 8%। और समय की यदि बात की जाए तो 1 वर्ष का समय यहाँ पर बताया है और 1 वर्ष का ब्याज भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया 2240 रुपए। प्यारे साथियों, दुनिया का हर मूलधन अपने आप में 100 यूनिट मानो और यहाँ पर 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? 8%। तो यदि मैं ब्याज की बात करूं तो मूलधन पर 8% ब्याज लगेगा। तो 100 का 8% निकालेंगे तो 8 यूनिट ब्याज आएगा 1 वर्ष का और 1 वर्ष के ब्याज का मान दिया गया 2240। इसका मतलब 8 यूनिट का मान क्वेश्चन में 2240 बताया। तो 1 यूनिट का मान लाने के लिए 2240 में हम 8 का भाग देंगे और इसे जब काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 6 बचेगा यहाँ पर 8 अट्ठैया 64 और 0। 1 यूनिट का मान 280 आया। क्वेश्चन में मूलधन पूछा गया तो जो हमारा मूलधन था वो 100 यूनिट था। तो जो 1 यूनिट का मान आया 280, इसका गुणा हम 100 से करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 28,000 रुपये मूलधन आ जाएगा। 28,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 सही 1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। मूलधन कितना होगा? प्यारे साथियों, साधारण ब्याज हर साल मूलधन पर लगता है और हर साल साधारण ब्याज बराबर बराबर होता है। यदि 9% ब्याज लगता है 1 साल में तो बढ़कर कितना हो गया? क्वेश्चन में बोला 13 सही 1/2%। इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 13.5% ब्याज मिलेगा और 1 साल में 13.5% मिलेगा। 9 से ये कितना बढ़ गया? तो 4.5% ब्याज अधिक मिलेगा और 4.5% का मान क्वेश्चन में बोला कि 3690 रुपये ब्याज बढ़ जाता है। वैसे 9% मिल रहा था, 13.5% मिलने लगेगा, 4.5% ब्याज बढ़ जाएगा और रुपए में 3690 बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा मूलधन बताओ। दुनिया का हर मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर 4.5% का मान यदि हमारे पास आ चुका है तो हम क्या करेंगे? 1% का वैल्यू निकालेंगे। 3690 में 4.5 का भाग देने से 1% का मान आ जाएगा। इसे काटेंगे, 9 पंज 45 और 9 चुक 36, उसके बाद 9 एकम 9 और 0 0 5 से कट करेंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10 यानी 1% का मान 820 होगा। क्वेश्चन ने पूछा कि मूलधन बताओ तो जो 1% का मान आया 820, इसका गुणा 100% से कर देंगे जिससे 100% का वैल्यू आ जाएगा 82,000। तो 82,000 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है।
यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती हैं तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती हैं तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। प्यारे साथियों, इस पैटर्न को करने के लिए क्या करोगे, पैदल जाने और सवारी से वापस आना, तो P फॉर पैदल मानेंगे और S फॉर सवारी मानेंगे। तो दोनों का टोटल टाइम बताया कि पैदल गई और सवारी से वापस आने में 3 घंटे और उसके बाद 20 मिनट का समय लगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती हैं, मतलब जाना भी सवारी से और आना भी सवारी से, तो क्वेश्चन में बोला 2 घंटे कम समय लगता है। पहले 3 घंटे 20 मिनट लग रहे थे, अब 2 घंटे कम लगेंगे, मतलब अब 2 घंटे घटा दो 3 घंटे 20 मिनट में से, तो अब जो समय लगेगा दोनों और सवारी से वो 1 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले एस का मान लाएंगे, तो 1s और 1s कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 घंटे और 20 मिनट। प्यारे साथियों, क्या करना है अब हमें, तो हमें s का वैल्यू लाना है, तो गुणा का 2 इधर भाग में आएगा, तो 1 घंटे और 20 मिनट में 2 का भाग लग जाएगा। तो 2 का भाग कैसे लगेगा, 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट और है, मतलब 1 घंटे 20 मिनट में टोटल 80 मिनट है। अब क्या करेंगे, हम 80 मिनट को 2 का भाग देंगे तो एस का मान आ जाएगा 40 मिनट। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि उसको दोनों ओर पैदल चलना है, तो समय बताओ। तो प्यारे साथियों, यहाँ से हम पी का मान ले आएंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, इसमें हम एस का वैल्यू पुट करें यदि, तो पी का मान आ जाएगा, यानी पी का मान लाने के लिए 3 घंटे 20 मिनट में से 3 घंटे 20 मिनट में से हमें जो हमारा एस का मान आया इसे घटा देंगे, तो एस का मान कितना आया, 40 मिनट घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 20 मिनट इधर से कम हो गया, तो यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर 3 घंटे में से कितना मिनट और घटाना, 20 मिनट, तो हमारे पास टोटल 2 घंटे 40 मिनट बचेगा। अब प्यारे साथियों, 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे एक साइड पैदल जाने में, और क्वेश्चन ने ये कहा कि दोनों ओर पैदल चले तो उसको जो समय लगेगा उसका आधा बताओ। तो दोनों ओर पैदल जाने में तो 2 घंटे 40 मिनट वन साइड लगता है, तो दूसरे साइड भी इतना ही लगेगा। इस प्रकार आधा समय तो कितना रहेगा, पी का मान ही रहेगा, 2 घंटे 40 मिनट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो एक संख्या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, उन संख्याओं के बीच में अंतर बताओ। तो एक संख्या तो बड़ी मान लो, माना कि बड़ी संख्या a थी, और छोटी संख्या आप b मान लो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। यह कह रहा है कि दोनों का गुणा करेंगे a गुणा b, तो हमारे पास बनेगा 92 16। अब यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन ने कि बड़ी संख्या को, इसे समीकरण 1 मान लो, और उसके बाद बोला बड़ी संख्या को छोटी संख्या का भाग दिया जाए, मतलब a बटे b यदि करेंगे तो भागफल में 16 आएगा। तो यहाँ से क्या करें हम, a का मान लाओ, a का मान भाग का b इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 16b a का मान बनेगा। अब a का मान क्या करो, यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे b का मान भी आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, a की जगह कितना लिखना होगा, 16b, तो यहाँ पर समीकरण 1 में लिखा 16b और गुणा में 1b बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, 92 16 दिया, तो यहाँ पर बनेगा b की पावर 2 और गुणे का 16 इधर भाग में जाएगा, तो 92 16 बटे में 16 हो जाएगा। इसे जब हम लोग 16 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 576 बार ये कट जाएगा। अब यहाँ से b का मान लाने के लिए वर्ग हटेगा, तो इधर रूट लग जाएगा 576 पर, और ये जो 576 वर्गमूल होता है 24 का होता है। इस प्रकार b का मान 24 आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 24 के माध्यम से b के माध्यम से a का मान भी लेके आ जाएंगे, तो a बराबर लाने के लिए 16 और गुणा में b का मान कितना है, 24 है, तो 16 गुणा 24 करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करने पर 384।
तो ए का मान 384 आ चुका है। क्वेश्चन ने कहा कि अंतर बताओ दोनों में, तो अंतर बताने के लिए ए माइनस बी कर लो, यानी कि 384 में से घटाना होगा 24 को, तो सही जवाब आ जाएगा 0। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, और यहाँ 360 का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात की जाए तो दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपए का भुगतान किया गया। मतलब ए और बी दो लोग हैं और दोनों को पुरस्कार मिलाकर कुल 4400 रुपया दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया यदि ए को बी को गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि मिली। क्वेश्चन ने बोला कि ए को मिला बी की राशि का 120%, तो यहां से रेशो बना लो, ये गुणा का भी इधर भाग में आ जाएगा और बराबर में रह जाएगा 120/100। इसे काटेंगे, 20 से 5 100 और 20 छंग 120, तो ए रेशो बी का मान कितना बनेगा 6:5 हमारे पास बनेगा। और इन दोनों का योग क्वेश्चन में 4400 बताया, तो यहाँ पर रेशो का भी योग करेंगे 6 5 11, और 11 रेशो का मान है क्वेश्चन में 4400। एक रेशो का मान लाने के लिए 4400 और ये भाग लगा देंगे 11 का, तो ये 4 बार कटेगा, मतलब 401 रेशो का मान है। क्वेश्चन में कहा बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी का मान लाने के लिए बी का रेशो कितना है 5, 5 का गुणा एक रेशो के मान से करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 2000 रुपया मिलेगा। 2000 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपए है और 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतनों का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। हमें क्वेश्चन में औसत दिया तो हम योग निकालेंगे, और योग निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, औसत गुणा करो संख्या, तो हमारे पास योग निकल जाता है। तो योग लाने के लिए योग बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 62,000 औसत हैं और इसमें गुणा करना आंकड़ों की संख्या का, यानी 5 का, 5 मित्र थे तो 5 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे हमारे पास 3 0 आएगा और 5 दूनी 10 की 0 कैरी 1, 5 छके 30 और 1 31, 3,10,000 रुपए योग में 5 मित्रों का योग आएगा। अब एक का पदोन्नति होने से वेतन बढ़ गया और नया औसत बताया वेतन बढ़ने के बाद, तो हम क्या करेंगे नया योग लेके आ जाएंगे। तो नया योग लाने के लिए नया औसत जो बताया 64,250, इसमें फिर 5 का गुणा करेंगे क्योंकि मित्र तो 5 ही है, तो नया योग हमारे पास निकल कर आ जाएगा 321 और 250, ये नया योग आ जाएगा। अब वेतन में वृद्धि पूछ रहा है, वेतन में वृद्धि, तो वृद्धि के बाद जो योग आया हमारा उसमें से पुराना योग घटाएंगे तो वृद्धि वाला मान बच जाएगा। तो 321 और 250 माइनस करेंगे 31, 3,10,000, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा फाइनली 11,250, 11,250 की उसके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। निकटतम पूर्णांक तक सही बताना है। तो यहाँ पर लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। लागत मान लो किसी वस्तु की प्रारंभ में क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया था, तो क्वेश्चन ने बात कर रहा है लाभ की, तो लाभ जो रहेगा ये कह रहा है कि लागत का 120% लाभ है, तो लागत 100 था और इसका 120% निकालो तो 120 यूनिट क्या आ जाएगा, उसका लाभ आ जाएगा। जब लाभ आ गया हमारे पास तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेचा गया, मतलब 120 रुपए का लाभ लेकर बेचा गया, तो कितने में बेचा गया होगा 220 रुपए में इसे बेचा गया। तो विक्रय मूल्य लाने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ को जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा कि लागत 25% बढ़ा दी जाए,
नई लागत लेके आ जाएंगे, नई लागत, और इसका मतलब ये हुआ कि नया क्रय मूल्य हम लोग लेके आ जाएंगे। तो पहले क्रय मूल्य 100 था, इसे 25% बढ़ाएंगे, तो डायरेक्ट 100 का 125% निकालेंगे, तो नया क्रय मूल्य हमारे पास 125 यूनिट बनेगा। और क्वेश्चन ने कहा कि विक्रय मूल्य नियत रखा जाए, इसका मतलब यह कह रहा है कि नया विक्रय मूल्य जो पहले था उतना ही रखा जाए, मतलब 220 ही रखा जाए। तो अब लाभ कितना होगा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लाभ लाने के लिए विक्रय मूल्य में से 125 को घटाओ, यानी 220 माइनस 125, तो हमारे पास 10 में से 5 गया, 5 बचा, 1, 11 में से 2 गया, 9 बचेगा, और ये 0। तो कहने का मतलब अब लाभ कितने का हो रहा है, 95 रुपए का। तो क्वेश्चन ने कहा कि जो अब लाभ हुआ वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, इस लाभ को प्रतिशत में बताना है, तो बटे के ऊपर लिखो, और इसे प्रतिशत में विक्रय मूल्य के साथ बताना है, मतलब बटे में क्या आएगा, 220 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 220 आएगा, 220 के साथ इसे इकाई में बताना है, प्रतिशत में बताना है, इसलिए बटे में आएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 11 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, 5 का 95 से गुणा करेंगे, 50 25, 5 9 45 और 2 47, बटे में 11% में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ये ना मिले तो आप इसे भाग लगाओ, 11 चौके 44 और 3 बचेगा, 11 तिया 33, अब 43% लगभग में आ जाएगा, लगभग ही क्वेश्चन ने पूछा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और आईएमपी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 0.529 इसका गुणा यदि हम 2.01 से करें तो जो आएगा वो 1 से कितना ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों का गुणा कर लो, दशमलव संख्याओं का। अगर दशमलव ना होता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर 529 का गुणा कर लेते 201 से। तो जब आप ये गुणा करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 10 63 29, 10 63 और 29 निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ दशमलव लगाएं, 2 के पहले इस संख्या में और 3 के पहले इस संख्या में, इस प्रकार 5 अंकों के पहले इकाई तरफ से फिर दशमलव लगा दो, तो 1 2 3 4 5, यानी कितना बनेगा 1.06, और उसके बाद में 329 क्या बना हमारे पास, ये इन दोनों दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई बना। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 से कितना ज्यादा है ये, तो इस मल्टीप्लाई में से 1 को माइनस कर दो, 1.000 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना बचेगा 9 2, उसके बाद 3 6 और 0, मतलब 0.063 दोनों करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपए है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर होता है तो उसकी टोटल आय मान लो 100 यूनिट थी, इसमें से ये कह रहा है कि 22 यूनिट, 100 का 22% 22 ही होगा, और 22 यूनिट ये कह रहा है कि घर के किराए पर खर्च करता है, किराए पर, और घर का किराया। आगे क्वेश्चन ने बोला कि टोटल इनकम का 40%, 40 ही बनेगा, और इसे क्या कह रहा है, घरेलू खर्चों और राशन पर, तो इसे अपन लिखेंगे राशन पर। और उसके बाद बोला तो ये खर्चा कितना हो गया। अब आगे ये बोला कि शेष आय का 50%, तो अभी जो खर्चा हो गया पहले वो जोड़ लो, टोटल कितना 2 4 2 6 यानी 62 यूनिट। तो हमारे पास शेष कितना बचा, अब 100 में से क्या करो 62 तो खर्च हो गया, जो शेष बचा 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 38 यूनिट और बचेगा। इसका 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो डायरेक्ट क्या करो, 38 का अगर 50% निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर डायरेक्ट 50 से कम 50 दूनी 100, और ये आ जाएगा 19 यूनिट। ये क्या करता है, बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो लास्ट में उसके पास बचा कितना शेष, 38 में से भी 19 गया, तो हमारे पास लास्ट में शेष 19 यूनिट बचा। और क्वेश्चन ने यह कहा कि उसकी मासिक बचत
3800 रुपए है। इसका मतलब ये है बचत का अनुपात 19 बचा और रुपये में 3800 बताया। एक अनुपात का मान लाओगे तो 3800 में हम 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी हो जाएगा 38, यानी एक अनुपात का मान आया 200। और क्वेश्चन ये कहा कि शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च बताओ। तो प्यारे साथियों, शिक्षा और अन्य मदों पर वो कितना खर्च करता है, 19 यूनिट उसने खर्च किया था। तो याद रखिएगा, एक यूनिट का गुणा फिर से 19 यूनिट से करेंगे, यानी 200 का गुणा 19 से करेंगे तो पुनः 3800 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भी संख्या में जोड़ने पर एक्स वाई जेड सबसे विभाजित हो जाए तो आप इनका ले लो एलसीएम, इनका लेंगे लघुत्तम समापवर्ती जो आएगा 20, और फिर क्या करो, जिस संख्या में वो जोड़ने की बोल रहा है 3432, इसमें भाग लगाओ 20 का। तो पहले यहाँ पर 20 से कम 20 एक बार जाएगा, माइनस किया यहाँ पर तो 4 बचा और यहाँ पर 1 बचा। ऊपर से उतारा 3 को तो 20 साते 140 होता है, 7 बार में 140 आ जाएगा। यहाँ पर 300, फिर से ऊपर से उतारा 2 तो यहाँ 32 हो गया, 20 से कम 20 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 12 बचेगा। अब जोड़ने की यदि देखो, घटाने की यदि बात करता तो डायरेक्ट शेषफल जो आता है वही आपका उत्तर होता है, लेकिन अगर वो जोड़ने की बात करता है तो आपने जिसका भाग लगाया था जैसे कि 20 का और जो शेषफल बचा उन दोनों का अंतर कर लो। तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 कम से कम इस संख्या में यदि जोड़ देंगे तो ये संख्या फिर 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रीवियस ईयर के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर आप लोग देखा करें, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। प्यारे साथियों, एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन मैथ से बनते हैं और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन हम लोग प्रतिदिन लेकर आते हैं और शानदार सॉल्यूशन हम लोग उनका करते हैं। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें, पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।